हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री से, प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे भारत के ऐतिहासिक स्रोत से बनने वाले टॉप 40 क्वेश्चन की। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने एक क्विक रिवीजन के माध्यम से बनाया है, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले देख सकें कि भारत के ऐतिहासिक स्रोत से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, या फिर किसी और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, जहां पर हिस्ट्री एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहां आपको भारत के ऐतिहासिक स्रोत से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण के द्वारा भारतीय इतिहास को जानने के लिए इन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में और एग्जाम में देखने को मिलता है, और आप इसका आंसर भी याद रखते हैं। ये है आपका एपिग्राफी, लेकिन दोस्तों हिंदी में याद रखिएगा अभिलेख शास्त्र। ठीक है, अभिलेख शास्त्र कहा जाता है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो ये किया था B.A. स्मिथ ने। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो यह है आपकी मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है मनुस्मृति को। ठीक है, किसे? मनुस्मृति को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? राइट आंसर है डार्विन को। किसको? डार्विन को। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? आंसर है शिलालेखों का अध्ययन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है प्रथम चीनी यात्री जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी, वो कौन था? तो इसका नाम है फाहियान। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में भारत आया? तो हर्षवर्धन के समय में भारत आने वाला चीनी यात्री का नाम है हैनसांग। ठीक है, हैनसांग। किसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि या नीति का पंडित कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था हेरोडोटस ने। किसने? हेरोडोटस ने। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक है मैगस्थनीज। सेलुकस निकेटर का राजदूत था ये, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मैगस्थनीज। डाईमेकस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डाईमेकस किसके दरबार में आया था? तो डाईमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। किसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक को लिखा था? तो टॉलेमी के द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक को लिखा गया दूसरी शताब्दी के समय। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो यह है राजतरंगिणी। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसको माना जाता है? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो देखिए, हम जानते हैं, इसको बोलते हैं आहत सिक्का, यानी कि पंच मार्क्ड कॉइन। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को कई बार प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मिलता है, तो इसको बुलाता है न्यूमिस्मेटिक्स, लेकिन हिंदी में भी याद रखिएगा मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन कहलाता है।
भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज करने का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। समय याद रखिएगा 1837 ईस्वी में। भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टेरिका इंडिया किसकी कृति है? तो यह है स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने इनतू शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इनतू। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिपियों के विकास के अध्ययन को कहते हैं पुरालिपि विद्या। ठीक है, पुरालिपि विद्या। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? हाथी गुफा अभिलेख से। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो उनका नाम है वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश वाला और मौर्य वंश वाला। ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कल्पसूत्र से। किसके द्वारा? कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? विष्णु पुराण, तो ये मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है, यानी कि मौर्य वंश की जानकारी आपको यहां मिलेगी। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो देखिए, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ये नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है नारद स्मृति में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि इनकी पुस्तक जो उन्होंने भारत की यात्रा की वो पुस्तक किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये इसका नाम है रहला। ठीक है, रहला इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में। इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। हैंसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? राइट आंसर है CU की। इंपॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है, CU की एग्जाम में पूछी जाती है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद की रचना की थी अल बरूनी ने। किसने? अल बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे कहाँ का काजी नियुक्त किया? तो याद रखिएगा, तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, मोरक्को का यात्री था ये इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य का यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है।